अभी आ रहा है स्क्रीन पे। तो ये होता है हमारे पास एक डिफिब्रिलेटर। ये जो डिफिब्रिलेटर है वो एक विशेष प्रकार की डिवाइस है। तो EL306 में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफिब्रिलेटर, उसमें ये बताया गया है कि ये इस प्रकार की डिवाइस होती है, अर्थात इसमें सारे के सारे कंट्रोल्स रहते हैं और इसके साथ साथ एक डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई होती है जिसपे जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, अर्थात जो वोल्टेज दिया जा रहा है, उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर जो एनर्जी सिलेक्शन है और जितना वोल्टेज पेशेंट को या रोगी को दिया जाएगा उसका एक प्रॉपर टाइमिंग इंटरवल आवश्यक है, अर्थात कितने मिलीसेकंड के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा एक डिफिब्रिलेटर के माध्यम से। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था नीड ऑफ डिफिब्रिलेटर, अर्थात एक डिफिब्रिलेटर की क्या आवश्यकता है। तो एक डिफिब्रिलेटर क्या करता है, एक ऐसी विशेष डिवाइस है जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में जो आकस्मिक कोई विभवीय झटका है या कोई इलेक्ट्रिक शॉक है जो पेशेंट को दिया जाएगा उसकी हृदय की मांसपेशियों को, वो इस डिवाइस के माध्यम से दिया जाएगा। इसमें पैडल इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो केबल जा रही है ये जा रही है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स में, कि यहाँ पर जो भी ऊर्जा आएगी, जितनी भी एनर्जी आएगी, जो उच्च वोल्टेज आएगा, उतना झटका उन पैडल्स के माध्यम से चेस्ट पर दिया जाएगा, जिससे कि जो रोगी का हृदय है उसमें जितनी भी जो कार्डियक रिदम डिस्टर्ब हुई है, अर्थात जो एक सीक्वेंस में नहीं चल रही है, प्रॉपर्ली नहीं चल रही है, उसको नॉर्मल बनाने का एक कार्य करेगा। जो इलेक्ट्रोड्स काम में लिए जाएंगे उनका नाम है पैडल इलेक्ट्रोड्स। सरफेस इलेक्ट्रोड्स ही हैं वो, जैसे हमने दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स देखे, मैक्रो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ऐसे माइक्रो इलेक्ट्रोड्स। तो जो सरफेस इलेक्ट्रोड्स हैं उनको यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब इसमें जो एक डिफिब्रिलेटर है उसका मेन कार्य क्या रहता है कि डिफिब्रिलेटर की डिवाइस में कितने टाइम के लिए जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो पेशेंट पर अप्लाई किया जाएगा, अर्थात कितने समय तक के लिए जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो दिया जाएगा, और ऐसे कितनी ऊर्जा या कितनी वोल्टेज का दिया जाएगा। तो डिफिब्रिलेटर जो डिवाइस है उसमें इसको यूज़ किया जा रहा है फिब्रिलेशन को रोकने के लिए, अर्थात फिब्रिलेशन नहीं हो। और फिब्रिलेशन क्या होता है, जहाँ पर हमारे पास ECG की वेव जो है, अर्थात जो हृदय से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले रहे हैं, उसमें या तो P वेव एब्सेंट है या फिर मान लेते हैं QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो एब्सेंट है, या T वेव जो है वो एब्सेंट है। तो अगर ऐसा कुछ है, इसका अर्थ है जो नॉर्मल रिदम है वो नहीं आ रही है, नॉर्मल बीट्स पर मिनट्स की संख्या नहीं मिल रही है। तो ब्लड का फ्लो जो है वो हमेशा बनाए रखने के लिए, क्योंकि हृदय का मेन कार्य है पंपिंग द ब्लड, तो जितना भी रक्त का प्रवाह है उसको बनाए रखने के लिए जो डिफिब्रिलेटर है उसके माध्यम से अगर नॉर्मल रिदम रीस्टोर जो है वो की जाती है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो इलेक्ट्रोड्स कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे ये लगा हुआ होता है इसका सरफेस, ये वाला भाग बताता है ये इलेक्ट्रोड का, ये है इसका सरफेस, अर्थात ये सरफेस इलेक्ट्रोड्स हैं। ऐसे ही इसमें कंट्रोल स्विच लगा हुआ होता है, ये लीड वायर्स, और जो हैंडल्स होते हैं इसमें वो होते हैं इंसुलेटेड हैंडल्स। तो इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन कार्डियक डिफिब्रिलेशन, एक स्पून शेप्ड इंटरनल इलेक्ट्रोड दैट इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द हार्ट, और ऐसे ही एक पैडल शेप्ड इलेक्ट्रोड दैट इज अप्लाइड अगेंस्ट द एंटीरियर चेस्ट वॉल। तो जो चेस्ट पे लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रोड्स वो विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पैडल टाइप इलेक्ट्रोड्स। और जो इलेक्ट्रोड्स डायरेक्टली हृदय पर अप्लाई किए जाते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं स्पून शेप्ड इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो पैडल इलेक्ट्रोड्स हैं इनके माध्यम से ही जो सिग्नल है, अर्थात जो शॉक है, वो रोगी को दिया जाता है, लेकिन केवल कुछ मिली सेकेंड के लिए। इसमें ध्यान रखना आवश्यक है कि जो भी टाइम ड्यूरेशन डिसाइड की गई है, जैसे मान लेते हैं टाइम ड्यूरेशन डिसाइड की है 5 मिली सेकेंड, तो 5 मिली सेकेंड के लिए ही वो जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो रोगी पर अप्लाई किया जाएगा, उससे अधिक टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ होगी तो ऐसा हो सकता है कि जो रोगी है या पेशेंट है उसमें फिब्रिलेशन फिर से हो जाए, अर्थात जो ECG है उसमें P वेव नहीं मिले, या मान लेते हैं T वेव जो है वो एब्सेंट है, तो वही प्रोसेस फिर से हो जाएगा। इसीलिए जो टाइम ड्यूरेशन है और जो वोल्टेज है उसका केयरफुल सिलेक्शन होता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है वो केवल उस कुछ अंतराल के लिए दिया जाए। और क्योंकि यहाँ पर उच्च विभव अर्थात हाई वोल्टेज का AC या DC हम काम में ले रहे हैं, इसीलिए केवल कुछ मिली सेकेंड के लिए ये अप्लाई किया जाएगा।
अब इसका प्रोसीजर या स्टेप्स अर्थात इसके क्या स्टेप्स रहते हैं, तो इसमें जो पैडल्स प्लेस होती हैं उन पैडल्स को ऑक्सीजन सप्लाई के नियर कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जो इनकी मॉनिटरिंग जो है वो इंश्योर्ड होनी चाहिए। इसमें जो मशीन है उसको कभी भी तब तक डू नॉट चार्ज द मशीन अंटिल रेडी टू शॉक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जब तक शॉक देने के लिए रेडी नहीं है तब तक मशीन को चार्ज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले मशीन को चार्ज करके रख दिया अर्थात कैपेसिटर में उतनी ऊर्जा स्टोर कर ली और उसके बाद शॉक जो है वो काफ़ी टाइम बाद दिया जाएगा। जिस टाइम पर भी शॉक देना है उससे केवल कुछ समय पहले ही मशीन को रेडी किया जाता है, अर्थात जो कैपेसिटर हम काम में ले रहे हैं वो ऊर्जा को स्टोर करता है। ऐसे ही जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है पैडल इलेक्ट्रोड्स पे वो लगभग 25 पाउंड का प्रेशर अप्लाई होता है। इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो जब अप्लाई कर दिया है अर्थात जो पैडल इलेक्ट्रोड्स हैं वो अप्लाई कर दिए हैं उसके पश्चात स्किन पर कोई बर्न्स तो नहीं है। अगर बर्न्स हैं तो फिर कुछ अलग से उसका ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, रिकॉर्ड द डिलीवर्ड एनर्जी, कि जितनी एनर्जी हमने डिलीवर की है अर्थात जितना उच्च वोल्टेज हमने डिलीवर किया है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एक कैपेसिटर है उसको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है कि कैपेसिटर के लिए हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ सी वी स्क्वेयर। इस हाफ सी वी स्क्वेयर की कितनी वैल्यू है अर्थात कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हमने काम में लिया है, कितना उच्च वोल्टेज जो है उसका इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट को अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग ये एनर्जी कुछ पर्टिकुलर जूल्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इतने जूल की जो एनर्जी है वो अप्लाइड है, उसको रिकॉर्ड करना आवश्यक है। तो जो मशीन या जो डिफिब्रिलेटर यूज़ करेंगे उसकी स्क्रीन पर भी ये ऊर्जा जो है वो प्रदर्शित होगी, जो ऊर्जा है वो बताई जाएगी। ऐसे जो हृदय की वर्किंग थी उसमें जैसे हमने देखा था कि हमारे पास जो दो स्थितियाँ होती हैं, मुख्य स्थितियाँ। एक हमारे पास होता है सिस्टोलिक स्थिति, एक हमारे पास होता है डायस्टोलिक स्थिति। हृदय का जितना भी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, वो बताया जाता है इस पी वेव के माध्यम से ईसीजी में। और ऐसे ही जितना भी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बताया जाता है इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से। जितना भी वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन होता है या डीपोलराइजेशन होता है वो बताया जाता है टी वेव के माध्यम से। जो एट्रियल रिलैक्सेशन होता है वो एब्सेंट होता है एज सच ईसीजी वेव में। तो हृदय के साउंड्स में जब ये नॉर्मल रिदम नहीं रहती है अर्थात पी वेव एब्सेंट है, पी वेव एब्सेंट होने का अर्थ है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं है। ऐसे अगर मैं कह देती हूँ कि यहाँ पर टी वेव एब्सेंट है तो टी वेव एब्सेंट होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन है वो नहीं हो रहा है अर्थात डीपोलराइजेशन जो है वो नहीं हो रहा है। तो इसके कारण नॉर्मल रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्मल रिदम सही नहीं होने के कारण कुछ समय ऐसा आता है जिसके पश्चात बीट्स पर मिनट की जो संख्या है वो इतनी कम हो जाती है कि हृदय जो है वो नॉर्मल वर्क नहीं कर पाता और जो रोगी का हृदय है उसका पंपिंग एक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है या बंद हो जाता है। उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए चेस्ट के माध्यम से रोगी के हृदय पर एक झटका दिया जाता है, एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और इस इलेक्ट्रिक शॉक के माध्यम से हृदय की नॉर्मल वर्किंग हो जाती है अर्थात फिर से जो पी वेव है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और ऐसे टी वेव है ईसीजी की वो आउटपुट में हमें पता चल जाती है। हमने देखा था जो ऐसे नोड है वो है हमारे पास एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, नेचुरल ऑसिलेटर जो हम जो यूज़ है एक नेचुरल पेसमेकर जो यहाँ से जितना भी सिग्नल देगा वो एवी नोड के माध्यम से हृदय के बाकी भागों तक पहुँचेगा अर्थात राइट एट्रियम जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, लेफ्ट एट्रियम, ऐसे ही नीचे वाले पार्ट्स में हमारे पास राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इन तक पहुँचेगा। जो परकिंजी फाइबर का सिस्टम है वो परकिंजी फाइबर्स इसको बंडल ऑफ हिस के माध्यम से विभिन्न भागों तक पहुंचाएंगे और जितना भी यहाँ पर सिग्नल जाएगा उसी के माध्यम से जितना भी पंपिंग ऑफ ब्लड का एक्शन है वो ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म होगा या हृदय उतना एक्शन परफॉर्म करेगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो टाइम है वो एक प्रकार का मसल है कि हृदय में ये पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे, ब्रेन में इसका कंट्रोल सेंटर है। ये एक्टिविटी प्रति मिनट, प्रति सेकेंड, प्रति मिली सेकेंड होती जा रही है। इस एक्टिविटी में कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो इसमें अगर कुछ भी पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम आती है तो हृदय का नॉर्मल फंक्शन बंद हो जाएगा और जो ब्लड का फ्लो है वो ह्यूमन बॉडी में रुक जाएगा।
तो इसीलिए केवल कुछ मिली सेकेंड का जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो अप्लाई किया जाता है, जिससे कि पूरा रिस्टोरेशन इसमें हो सके। उसके बाद आते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जो डीफिब्रिलेटर काम में लिया जा रहा है वो एक प्रकार की डीफिब्रिलेशन की प्रोसेस करेगा, अर्थात वो क्या करेगा, वो फिब्रिलेशन को रोकेगा। फिब्रिलेशन क्या प्रोसेस होता है? फिब्रिलेशन के प्रोसेस में जो ईसीजी वेव एक रोगी से या एक पेशेंट से प्राप्त होता है, उसमें या तो पी वेव एब्सेंट है, या फिर टी वेव एब्सेंट है, या फिर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक प्रकार का वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। इस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हमारे पास जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे अगर हम इस वेव फॉर्म को देखें, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ये एक प्रकार की केओटिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, अर्थात प्रॉपर नहीं है, नॉर्मल फेज में नहीं है। तो जैसे एक प्रॉपर ईसीजी है वैसा नहीं है। जो यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें मिल रहे हैं, अर्थात जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वेव फॉर्म मिल रही है वो केओटिक है, वो सही नहीं है। तो उसको नॉर्मल रिदम में लाने के लिए, प्रॉपर वर्क कराने के लिए हम यूज़ करेंगे डिफिब्रिलेटर। उसके बाद वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया के केस में जो बीट्स पर मिनट रहेगी वो या तो बहुत ही कम हो जाएगी, जैसे 140 है, या फिर बहुत फास्ट हो जाएगी, 340 है। उन बीट्स पर मिनट की संख्या के कारण जो हमारे पास आउटपुट की वेवफॉर्म मिलेगी वो बहुत वाइड मिलेगी, बहुत कॉम्प्लेक्स मिलेगी। इसको ओवरकम करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डिफिब्रिलेशन की पूरी प्रोसेस। डिफिब्रिलेशन डिलीवरी करता है एक डायरेक्ट करंट की या डीसी की थ्रू द हार्ट मसल। ये क्या करता है, इसका प्रोसीजर ये है कि ये डीपोलराइज कर देता है मायोकार्डियम को। जो हृदय की एक लेयर है मायोकार्डियम, उसको ये डीपोलराइज कर देता है। इसका एम क्या रहता है कि ये रीपोलराइज करेगा यूनिफॉर्मली, और जितना भी नॉर्मल डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है, अर्थात जितना भी प्रोसेस है हृदय के संकुचन का और ऐसे हृदय के विस्तारण का, वो नॉर्मल हो जाएगा। एंड दैट द हार्ट्स इंट्रिंसिक पेसमेकर, अर्थात जो हृदय में नॉर्मल नेचुरल पेसमेकर लगा हुआ है, अर्थात जो ऐसे नोड लगी हुई है, वो रिज्यूम कर देगी पेसिंग ऑफ हार्ट को, अर्थात जो नॉर्मल हृदय की फंक्शनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो डिफिब्रिलेशन की प्रोसेस में लगभग 25 LBS का जो प्रेशर है वो पैडल्स की हेल्प से, अर्थात पैडल इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से अप्लाई किया जाएगा रोगी के चेस्ट की स्किन पे। डिफिब्रिलेटर में लगा हुआ क्या होगा, एक तो होगा मुख्य एनर्जी सोर्स जिसके माध्यम से हम उच्च वोल्टेज दे रहे हैं। तो जो हमारे पास इजीली अवेलेबल सोर्स होता है, अर्थात जो पावर सप्लाई हमारे पास इजीली अवेलेबल है, वो है हमारे पास 230 वोल्ट का AC। जो 230 वोल्ट का AC इजीली अवेलेबल है। इस पावर सप्लाई की हेल्प से ही हम जितना भी वोल्टेज है उसको उत्पन्न करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो उच्च वोल्टेज है उसको स्टोर भी करना है, क्योंकि पेशेंट पे ये चीज़ डायरेक्ट अप्लाई नहीं की जाएगी। पेशेंट को शॉक देने से केवल कुछ समय पहले इस ऊर्जा को स्टोर किया जाएगा, और एक स्विच के माध्यम से ये ऊर्जा जो है वो पेशेंट के चेस्ट पर अप्लाई कर दी जाएगी। तो इसीलिए इसके लिए यहाँ पर कैपेसिटर जो हैं वो सर्किट में काम में लिए जाएंगे एनर्जी को स्टोर करने के लिए, ऊर्जा को स्टोर करने के लिए। और ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस क्या करेगी, यहाँ से जो हमें 230 वोल्ट AC मिला उसको आउटपुट की वोल्टेज में चेंज कर देगी। अब यहाँ जो हमें आउटपुट मिल रहा है, अर्थात जो शॉक पेशेंट को दिया जाएगा, वो शॉक पावर सप्लाई के आधार पे दो प्रकार का हो सकता है। अर्थात या तो हम क्या करें, उच्च वोल्टेज या हाई वोल्टेज AC का शॉक दे दें, पैडल इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से अप्लाई कर दें, या फिर उच्च वोल्टेज या हाई वोल्टेज का DC जो है उसको अप्लाई कर दें। अब इसमें जैसा कि हमें पता है DC एक प्रकार का डायरेक्ट करंट है, अर्थात उसमें कहीं पर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए DC के केस में जो टाइम पीरियड है वो हमेशा कम रहेगा, केवल कुछ मिली सेकेंड के लिए दिया जाएगा DC का शॉक। लेकिन जो AC का शॉक है उसमें टाइम पीरियड DC वाले के कंपैरिजन में कुछ अधिक रहेगा, क्योंकि AC के केस में हमें पता है कि जो वेव फॉर्म है उसमें कहीं ना कहीं 0.0 आएगा, अर्थात रोगी को उससे जो कह सकते हैं जितना रिस्क है वो कम रहेगा। लेकिन DC के केस में वोल्टेज जो हम यूज़ करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको केवल कुछ मिली सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाता है। अब इसके जो टाइप्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, डिफिब्रिलेटर, AC डिफिब्रिलेटर एंड DC डिफिब्रिलेटर। ये है डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिक शॉक गिवन टू द पेशेंट, अर्थात जो इलेक्ट्रिक शॉक या विद्युतीय झटका पेशेंट को दिया जा रहा है उसके आधार पर इसका दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। एक तो AC प्रकार है, AC प्रकार में जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है ह्यूमन बॉडी पे वो AC है, और DC के केस में जो वोल्टेज ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई किया जा रहा है वो हमारे पास हो जाएगा DC।
अब क्योंकि हमारे पास जो पावर सप्लाई अवेलेबल है वो पावर सप्लाई हमारे पास इजीली अवेलेबल है 230 वोल्ट एसी। तो इस 230 वोल्ट एसी को 230 वोल्ट एसी की जो हमारे पास पावर सप्लाई है, ये एसी के केस में केवल स्टेप अप की जाएगी, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक या जो आउटपुट वोल्टेज लेना उत्पन्न करना है वो केवल एसी प्रकार का ही है। तो इसको सिंपली क्या कर दिया जाएगा, स्टेप अप कर दिया जाएगा, अर्थात इस वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर्स के माध्यम से इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर हमें डीसी का शॉक देना है, तो पावर सप्लाई तो हमारे पास 230 वोल्ट इजीली अवेलेबल है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी में चेंज करना पड़ेगा। अर्थात स्टेप अप यहाँ पे भी होगा, लेकिन स्टेप अप के पश्चात इसका क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन या दिष्टिकरण जो है वो करना पड़ेगा। तो अब जो सर्किट हम देखेंगे अभी, उन सर्किट्स में हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेक्टिफिकेशन यूज़ हो रहा है, तो रेक्टिफिकेशन के लिए इस सर्किट में अर्थात डीसी डिफिब्रिलेटर के केस में जो डायोड है उसको काम में लिया जाएगा। एनर्जी स्टोरेज के लिए एलसी सर्किट जो है वो यूज़ किया जाएगा, अर्थात एक हम प्रेरक ले रहे हैं और ऐसे एक संधारित्र ले रहे हैं एक निश्चित मान का। इन दोनों में क्योंकि हमें यहाँ पर टाइमिंग डिसाइड करनी है, अर्थात कितने टाइम के लिए जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा है, ह्यूमन हार्ट पे अप्लाई किया जा रहा है, इसके लिए जो टाइम पीरियड यहाँ पर रहता है वो टाइम पीरियड हमारे पास रहता है t इक्वल टू 2π√LC। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2π/√LC। अब यहाँ पर टाइम पीरियड इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जैसे हम डायरेक्ट देख रहे हैं 2π तो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है, L और C की वैल्यूज़ चेंज करके हम यहाँ टाइम पीरियड जो है इसको निर्धारित कर सकते हैं। तो यूजुअली जो डिफिब्रिलेटर डिवाइस होती है उसमें टाइम पीरियड निश्चित होता है। जैसे एक डीसी डिफिब्रिलेटर है तो उसमें कितने टाइम पीरियड, कितने मिलीसेकंड तक का देना है शॉक। ऐसे एसी डिफिब्रिलेटर है उसमें कितने मिलीसेकंड का शॉक देना है। तो एल और सी जो है उसकी निर्धारित वैल्यूज़ के लिए, उसकी फिक्स्ड वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो मिल जाता है। तो एल और सी जो है वो सर्किट में फिक्स रहते हैं, लेकिन एल और सी चेंज करके हम जो टाइम पीरियड उत्पन्न हो रहा है, अर्थात कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई की जाएगी ह्यूमन बॉडी पे, उसको चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो पहला सर्किट है हमारे पास एसी डिफिब्रिलेटर। अब एसी डिफिब्रिलेटर में ये हमारे पास 230 वोल्ट का एसी पावर सप्लाई लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए इसमें लगा हुआ होता है एक फ्यूज़। क्योंकि हमें इसको स्टेप अप करना है तो सबसे पहले यहाँ पर यूज़ होता है एक ऑटो ट्रांसफार्मर TX1। यहाँ से हमें जितना भी वोल्टेज प्राप्त होता है, जो भी वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है, उस वोल्टेज को एक वोल्ट मीटर के माध्यम से देखा जा सकता है, इसलिए हमने सर्किट में कनेक्ट कर रखा है एक वोल्ट मीटर। फिर लगा हुआ होता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इस वोल्टेज को कुछ और वैल्यू तक बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। और फिर ये जो वोल्टेज है यहाँ पर इसके पश्चात लगा हुआ होता है एक स्विच। इस स्विच के माध्यम से ही ये डिसाइड किया जाता है कि कितने समय के लिए शॉक देना है और किस स्थिति में रोगी पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं या पैडल इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। यहाँ पर जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी बहुत उच्च ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो जो ऊर्जा या एनर्जी यहाँ पर रहती है वो हमारे पास रहती है 12 CV²। अगर हम एक डीसी प्रकार का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइप एसी है, तो ये जो स्विच है वो क्या करेगा, जब तक ये ऊर्जा स्टोर हो रही है तब तक तो स्विच इस पोजीशन में ही रहेगा, अर्थात फर्स्ट पोजीशन में। जैसे ही शॉक दिया जाना है पेशेंट को, वैसे ही स्विच की स्थिति ये हो जाएगी। तो जो ऊर्जा है वो इस एल के माध्यम से, इस इंडक्टर के माध्यम से स्टोर की जाएगी और स्टोर करने के पश्चात उसको पेशेंट पर अप्लाई कर दिया जाएगा या पेशेंट को दे दिया जाएगा। यहाँ पर जो वोल्टेज यूज़ की जाती है वो लगभग की जाती है 720 वोल्ट की उच्च एसी वोल्टेज जो है उसको यूज़ किया जाता है 720 वोल्ट। इसका जो टाइम पीरियड रहता है, अर्थात कितने टाइम के लिए इसको अप्लाई किया जाता है, तो टाइम पीरियड हमने देखा t इक्वल टू 2π√LC से हमारे पास डिसाइड होगा। जो यहाँ ये टाइमिंग सर्किट लगा हुआ है उसमें यूज़ होता है कैपेसिटर। जो यहाँ पर टाइमिंग सर्किट लगा हुआ है उसमें यूज़ होता है कैपेसिटर। तो हमारे पास t इक्वल टू 2π√LC जो है उसकी वैल्यू नियरली आती है 100 मिली सेकेंड्स, तो लगभग 100 मिली सेकेंड के लिए। और ये डिपेंड करता है पेशेंट की या रोगी की कंडीशन पे कि कितने टाइम पीरियड के लिए उसको शॉक देना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो 100 मिली सेकेंड्स का निर्धारित होता है। इसी को एक ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में भी बताया जा सकता है।
सबसे पहले क्या किया हमने, एसी का सोर्स अप्लाई किया 230 वोल्ट एसी, उसको एक ऑटो ट्रांसफार्मर TX1 को दिया। उसके बाद स्टेप अप किया इस सप्लाई को, इस वोल्टेज को स्टेप अप करने के पश्चात इस ट्रांसफार्मर के बाद लगा हुआ होता है एक टाइमिंग सर्किट, LC सर्किट। ये जो LC सर्किट है, यहाँ तक ऊर्जा जो है वो स्टोर हो गई, अर्थात जितनी एनर्जी, जितनी वोल्टेज देनी है पेशेंट को या रोगी को, वो ऊर्जा यहाँ पे स्टोर हो गई। अब जो स्विच है, जिस समय ये स्विच इस स्थिति में होगा, अर्थात ये इस इंडक्टर से कनेक्टेड है, उस स्थिति में ही जो पैडल इलेक्ट्रोड्स हैं वो उन पर वोल्टेज चला जाएगा, और जो इन पैडल इलेक्ट्रोड्स हैं उसके माध्यम से रोगी के हृदय पर, जो पेशेंट है उसके हृदय पर, उसके चेस्ट पर वो इलेक्ट्रोड्स लगा करके उतना उच्च वोल्टेज का जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो दे दिया जाएगा, जिससे कि जो नॉर्मल रिदम है, जो नॉर्मल वर्किंग है ऐसे नोट की, वो प्रारंभ हो सके। तो ये रहता है हमारे पास AC सोर्स। AC सोर्स वाले में कहीं पर भी इसका केवल एक प्रकार का साइड इफ़ेक्ट या एक डिसएडवांटेज रहता है कि इसमें जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है, क्योंकि हमें पता है कि AC में क्या रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो ऐसा हो सकता है कि जो पेशेंट है या जो रोगी है उसमें जो फिब्रिलेशन की स्थिति है, अर्थात जो P वेव एब्सेंट थी ECG में या T वेव एब्सेंट थी ECG में, ये वाली स्थिति फिर से हो जाए, तो ये एक प्रकार का रिस्क रहता है इसमें, इसका एक साइड इफ़ेक्ट या एक डिसएडवांटेज रहता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसका DC डिफिब्रिलेटर। जो एक DC डिफिब्रिलेटर है उसमें हमारे पास फिर से पावर सप्लाई जो रहती है 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज, क्योंकि इजीली अवेलेबल पावर सप्लाई है। उसके बाद लगा हुआ रहता है एक मेन स्विच। इस मेन स्विच के पश्चात ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए और सेफ्टी पर्पसेस के लिए लगा हुआ रहता है एक फ्यूज़। फिर लगा हुआ रहता है एक ट्रांसफार्मर, TX ट्रांसफार्मर। इस ऑटो ट्रांसफार्मर के पश्चात लगा हुआ रहता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है TX1, इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जितनी भी वोल्टेज मिलती है उस वोल्टेज को किया जाता है रेक्टिफाई, इसीलिए उसको हम कह रहे हैं DC टाइप, क्योंकि DC टाइप है, अर्थात जो वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा ह्यूमन बॉडी में वो DC प्रकार का होगा। इसलिए हमें इस AC को स्टेप अप किया और उसके पश्चात उसको चेंज कर दिया DC में। तो AC टू DC कन्वर्जन के लिए, अर्थात रेक्टिफिकेशन या दिष्टिकरण के लिए यूज़ किया जाता है डायोड D। इस ऊर्जा को स्टोर किया जाता है इस कैपेसिटर में। उसके पश्चात इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में या समानांतर में हम देख रहे हैं कि एक EM लगा हुआ है। ये जो EM लगा हुआ है ये है यहाँ पर एनर्जी मीटर। ये एनर्जी मीटर जितनी भी ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होगी, अर्थात जूल्स में जितनी भी एनर्जी, जितनी भी ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होगी, उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, जिससे कि उसमें अगर कुछ चेंज करना है, उसको कम करना है या उसको ज़्यादा करना है, तो उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं 250 जूल्स की एनर्जी देनी है या 400 जूल्स की एनर्जी देनी है, तो यहाँ पर उतना वोल्टेज जो है वो इस एनर्जी मीटर में डिस्प्ले हो जाता है और ऊर्जा स्टोर रहती है कैपेसिटर में। जब इन स्विचेस की पोजीशन, ये यहाँ पर स्विचेस कनेक्टेड है, जब इन स्विचेस की पोजीशन इस तरफ होती है, अर्थात इस इंडक्टर की साइड, इन पैडल इलेक्ट्रोड्स की साइड, जब ये इस तरफ कनेक्टेड होते हैं तो हमारे पास जितनी भी यहाँ पर ऊर्जा स्टोर थी कैपेसिटर में, जो एनर्जी मीटर के द्वारा बताई गई, डिस्प्ले की गई, वो सारी की सारी ऊर्जा हमारे पास आ जाती है इन पैडल इलेक्ट्रोड्स पे और वो अप्लाई कर दी जाती है पेशेंट को। अब इन स्विचेस को एज सच ऑपरेट करने के लिए यूज़ में ली जाती है रिले, अर्थात यहाँ पर नीचे हमारे पास एक रिले लगी हुई है। इस रिले के साथ साथ यहाँ पर एक स्विच यूज़ किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है पैडल स्विच। इस पैडल स्विच S के माध्यम से, जब ये पैडल स्विच S ऑन किया जाता है तो इस रिले के माध्यम से जितनी भी स्विचिंग है वो की जाती है और ये यहाँ पर इससे कनेक्टेड जो स्विचेस हैं ये ऑपरेट करते हैं, अर्थात जितनी भी ऊर्जा है वो पेशेंट या रोगी के चेस्ट पर अप्लाई कर दी जाती है। अब इसमें जो L और C है, अधिकतर इनकी वैल्यूज़ निर्धारित होती हैं, फिक्स होती हैं। जैसे L जो है इंडक्टर जो हम काम में ले रहे हैं वो लगभग है 100 मिली हेनरी का। ऐसे ही जो कैपेसिटर हम काम में ले रहे हैं वो है 16 माइक्रोफैरेड का, या ठीक है 16 माइक्रोफैरेड पे इसकी वैल्यू है। तो इसमें जो टाइम पीरियड यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज हम यहाँ पर ले रहे हैं वो वोल्टेज लगभग रहता है 3000 वोल्ट DC। वो वोल्टेज हमारे पास बहुत हाई है, जैसे 3000 वोल्ट DC। तो इतना उच्च DC वोल्टेज रोगी पर या पेशेंट के हृदय पर
अप्लाई किया जा रहा है, इसीलिए हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम रहता है। यहाँ डी जो है वो डायोड है, MS जो है वो हमारे पास क्या है, मेन स्विच। तो इस सर्किट के माध्यम से जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी एनर्जी है, उसको जो रोगी है उसके हृदय पर अप्लाई किया जाता है, जिससे कि जो फिब्रिलेशन की स्थिति है उसको ओवरकम किया जा सके या उसको समाप्त किया जा सके। जो एनर्जी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि हम यहाँ कैपेसिटर काम में ले रहे हैं, वो रहती है हमारे पास हाफ CV²। तो अगर हम यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट करें, तो वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एनर्जी जो है, उस एनर्जी की हमारे पास वैल्यू कितनी रहेगी, E इक्वल टू E की वैल्यू हमारे पास रहेगी हाफ CV²। यहाँ से अगर हम वोल्टेज को कैलकुलेट करें एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए, तो V कैन बी कैलकुलेटेड। V को कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, 2E/C का रूट, 2E/C का रूट। अब मान लेते हैं एनर्जी हमारे पास है 400 जूल, और जो कैपेसिटेंस है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है हमारे पास 16 माइक्रोफैरड। अगर ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करें तो हमारे पास जो वोल्टेज आ जाता है वो आ जाता है 7071 वोल्ट। इसका अर्थ है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हमें वोल्टेज मिल रहा है, जो हाई वोल्टेज मिल रहा है, वो लगभग 7000 वोल्ट है। तो यहाँ पर एक वैल्यू देखी हमने, इसलिए बहुत हाई वोल्टेज रहता है DC के केस में, इसीलिए उसको केवल कुछ समय के लिए यूज़ किया जाता है या काम में लिया जाता है।